देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे मोशन। मोशन के बारे में कुछ ज़्यादा तो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाने की ज़रूरत नहीं होता है। बस उसमें जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आते हैं वहाँ पर थोड़ा आप लोग को समझाना पड़ जाता है। नहीं तो मोशन तो 9th क्लास में बच्चे अक्सर पढ़े रहते हैं और उतना हेवी भी कंसेप्ट मोशन नहीं रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल इसके हेवी आएंगे क्योंकि मोशन आप जानते हो मोशन आपके 3 टाइप्स के हो जाएंगे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो। पहला होता है 1D मोशन, दूसरा होता है 2D मोशन और तीसरा होता है 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है, अब देखिए 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन है, 3 डायमेंशन मोशन। ये टाइप्स ऑफ मोशन हो जाते हैं स्पेस के अकॉर्डिंग कि स्पेस में किस टाइप से मोशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मोशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन। अब बात करते हैं बच्चों कि मोशन को पहले समझने से पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कंडीशन ऑफ मैटर। तो काइनेमेटिक्स ये कहता है कि कोई भी मैटर 2 कंडीशन में होता है। पहला आप जानते हो कौन सा कंडीशन है, रेस्ट कंडीशन, और दूसरा होता है मोशन कंडीशन। क्वेश्चन उठता है कि रेस्ट कंडीशन क्या है। रेस्ट कंडीशन में आप लोग पढ़े हो, 9th क्लास में भी पढ़ के आते हैं आप लोग, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट कहता है कि अगर टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं कि पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में। और टाइम के अकॉर्डिंग किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है लगातार, तो हम कहते हैं कि पार्टिकल जो होता है मोशन कंडीशन में। अगर हम देख रहे हैं ये रूम है और हम आपको देख रहे हैं और आप हमको देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि हम देखेंगे कि अभी रेस्ट कंडीशन में है और हम भी रेस्ट कंडीशन में है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हम अभी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। और अभी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो तो हम दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम लोग रेस्ट कंडीशन में है। लेकिन अभी सुनीता विलियमसन जो अभी अंतरिक्ष में फंसी हुई है, अगर वो वहां से देखेगी तो वो देखेगी कि हम दोनों के दोनों मोशन कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाता है कि ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है, ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है और वो जिस ऑब्जेक्ट को वो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जेक्ट किस फ्रेम में है। अब जैसे हम ऑब्जर्वर हैं, हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम दोनों एक ही फ्रेम में है। तो हम दोनों एक ही फ्रेम में है, यानी अर्थ के फ्रेम में है या कहिए तो इस रूम के फ्रेम में है हम लोग। तो इस एक ही फ्रेम में हम लोग दोनों हम लोग दोनों आदमी हैं और हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप भी रेस्ट में हो और आप हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम भी रेस्ट में हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि दोनों आदमी रेस्ट कंडीशन में। लेकिन जो सुनीता विलियमसन देख रही है उसका फ्रेम जो होता है पूरा यूनिवर्स हो जाएगा, इंटायर यूनिवर्स, क्योंकि वो अंतरिक्ष में है ना, समझे। और वो अपने आप को यूनिवर्स के फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेगी और वो देखेगी कि हम लोग का जो फ्रेम है वो रोटेट कर रहा है और सर्कुलेट कर रहा है। अर्थ हमारी रोटेट कर रही है और सर्कुलेट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो देखेगी कि हम लोग मोशन में। समझ में आया? तो हम लोग एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग अर्थ के फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन सुनीता विलियमसन का अगर हम लोग ऑब्जर्व करेगी, वहां से देखेगी, तो वो ये देखेगी कि वो पूरे इंटायर यूनिवर्स यानी पूरे अंतरिक्ष को वो अपना फ्रेम मान के हम लोग ऑब्जर्व करेगी। तो उस समय देखेगी कि उसके इंटायर यूनिवर्स यानी पूरे अंतरिक्ष के फ्रेम में हम लोग का फ्रेम जो है रोटेट कर रहा है और सर्कुलेट कर रहा है। तो जब फ्रेम रोटेट करेगा, सर्कुलेट करेगा, तो उसके साथ हम लोग भी तो मोशन करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग मोशन कंडीशन में हैं। अब जैसे अगर हम दोनों व्यक्ति अगर हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे होंगे तो कहीं सीट पर हम दोनों आदमी बैठे हैं, तो हम एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि आप भी रेस्ट में हैं और आप हमको देखेंगे कि हम भी रेस्ट में हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग एक ही फ्रेम के अंदर, एक ही फ्रेम के अंडर में है। जैसे ट्रेन का वो बोगी जो होगा हम लोग का फ्रेम हो जाएगा।
तो वो फ्रेम रोटेट करे या मूव करे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ भी रोटेट कर रही है और सर्कुलेट कर रही है। तो अर्थ के रोटेशन और सर्कुलेशन से हम लोग को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग उसी के फ्रेम के अंदर में है ना, समझे। हम एक दूसरे के देखें, हम लोग एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे और उस फ्रेम के अकॉर्डिंग हम अपना क्या करेंगे बच्चों, जो है एक दूसरे को मतलब डिसाइड करेंगे कि हम लोग रेस्ट में है कि मोशन में है। लेकिन अगर वही कोई चरवाहा तो बाहर गाय या भैंस चरा रहा है, वो देखेगा कि ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा कि मतलब हम लोग क्या है, मोशन कंडीशन में है, क्योंकि उसका जो फ्रेम है वो अर्थ है ना, समझे। अब वो अर्थ के फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको देख रहा है, हम लोग का फ्रेम अभी क्या था, ट्रेन था। तो हम लोग ट्रेन के फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोग एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हम दोनों आदमी रेस्ट में थे। अब भले ट्रेन मूव करके कहीं जा रही है उससे मतलब नहीं है, और उसके लिए अर्थ अब मूव करके कहीं जाए उसके लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके अर्थ के फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेगा तो हम लोग का फ्रेम जो है मूव कर रहा है, तो कहेगा कि ये फ्रेम मूव कर रहा है तो हम लोग भी मोशन में है। तो डिपेंड ये करता है ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है और किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ना समझो। अगर ऐसा होगा कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही फ्रेम में है, ऐसा भी हो सकता है ऑब्जर्वर अलग फ्रेम में है और ऑब्जेक्ट अलग फ्रेम में। अब यहाँ पर दो टाइप के फ्रेम हो जाते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है बच्चों, और ये दोनों फ्रेम को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं बच्चों फ्रेम, टाइप्स ऑफ फ्रेम। एक होता है बच्चों इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा होता है बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, देखिए एक इनर्शियल फ्रेम होता है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। चलिए देखिए इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ जो होता है ना, इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है यहाँ पर न्यूटन्स लॉ अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं। जिस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं उसे हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम तो जिस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाते हैं। न्यूटन्स लॉ आपके अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाते हैं, उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन उठेगा कि आखिर वो कौन से फ्रेम है जिसमें न्यूटन्स लॉ अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं और वो कौन से फ्रेम होते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाते। देखिए बच्चों, ऐसा फ्रेम जो मतलब या तो रेस्ट कंडीशन में हो या कंटिन्यूअस मोशन में हो। कंटिन्यूअस मोशन नहीं समझे, मतलब उसका मतलब मोशन जो है वो या यूनिफॉर्म मोशन जिसे कहिए, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में हो, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं जाए। ठीक है, यानी उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ना समझे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स उसमें अंदर क्रिएट हो गया तो वहां पर न्यूटन्स लॉ क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक फ्रेम है, ये फ्रेम है, ये अभी रेस्ट कंडीशन में है। किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, तो रेस्ट कंडीशन में है, तो मान लीजिए ये कैसे पता चलेगा कि रेस्ट में है। तो आप जानते हो कि समय के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं करे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लटका रहेगा ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें न्यूटन्स का लॉ अच्छे से वर्क करेगा। और एक ऐसा फ्रेम जो यूनिफॉर्म मोशन में है, किस प्रकार के मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन में भी रहेगा ना, तो ये जो फ्रेम है ना वो लटका रहेगा। समझ में आया, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, यानी इसमें वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट रहे। क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें भी जो होता है न्यूटन्स लॉ अच्छे से अप्लीकेबल होगा। वो कैसे, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे ना,
वहां पर हम लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद तीसरा होता है जिसमें ये जो आपका जो फ्रेम है इसका वेलोसिटी आइदर इंक्रीज करने लगे या वेलोसिटी इसका डिक्रीज करे। तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा ना, समझो, तो ये जो बॉब है ना कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ना समझे। यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स इसको इधर की तरफ खींचने लगेगी ऐसे, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स इसको ऐसे खींचने लगेगी और इस रस्सी में एक प्रकार का टेंशन क्रिएट हो जाएगा, ना समझे। और यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है, mg बैलेंस कर ले रहा है। यहाँ पर भी टेंशन क्रिएट हो रहा है लेकिन यहाँ पर भी mg बैलेंस कर ले रहा है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया जो इसको पीछे की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आगे की तरफ ये एक्सेलरेट कर रही है और ये mg नीचे की तरफ बैलेंस हो रहा है। कब? जब वेलोसिटी इंक्रीज करने लगेगा तब। जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होता है, एक बार कोई गाड़ी कस के थे आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है, ना समझे। और जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज होता है आप, तो इस कंडीशन में जिस फ्रेम में हो आप, वहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर अप्लाई होने लगता है। अगर कंटिन्यूअस मोशन में है तो आप खड़े हो, वर्क कर रहे हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स का अटका झटका नहीं रहेगा। रेस्ट में अगर गाड़ी हो गई तो उसमें भी आप अच्छे से वर्क करोगे, कोई अटका झटका लगने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक्सेलरेट कर जाए यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में एक एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाता है। उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण न्यूटन्स के तीनों लॉ वहां पर क्या होते हैं, मतलब अप्लीकेबल अच्छे से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पहले से एक एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट हो जाता है, नहीं समझे। अब कोई पूछेगा कि आपका अर्थ कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो एक तरह से ये बात की जाए तो ये दोनों के दोनों कौन से फ्रेम हो जाते हैं बच्चों, इनर्शियल फ्रेम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट हो गया, एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट हो गया, तो ये हो जाता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब यहाँ पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ या थर्ड लॉ जो अप्लाई कराओगे तो यहाँ पर अच्छे से अप्लीकेबल नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपको ये अजीब लग रहा होगा। जानते हो क्यों अजीब लग रहा होगा? क्योंकि अभी हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, और ये वैसी चीजें जो अभी आप पढ़े ही नहीं है। पढ़े हो अभी ये सब चीजें? अभी नहीं पढ़े हो, इसलिए थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि इनर्शियल फ्रेम वही होता है जिसमें वो फ्रेम या तो रेस्ट में हो या कंटिन्यूअस मोशन में हो, बस यही याद रखना है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, तो जिसमें वो कंटिन्यूअस मोशन में नहीं हो, या तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता हो या डिक्रीज करता हो, नहीं समझे, या डायरेक्शन हमेशा चेंज करता हो, नहीं समझे। तो उस कंडीशन में ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। समझ में आया? अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन उठेगा कि हमारा अर्थ तो सर्कुलेट करती है, नहीं समझे, हमारा अर्थ तो सर्कुलेट कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, तो उसका एवरी टाइम पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो क्या वो डायरेक्शन चेंज हमारे न्यूटन्स लॉ पर इफेक्ट करता है? जबकि न्यूटन्स लॉ तो यहाँ पर अप्लाई होते हैं, न्यूटन्स लॉ यहाँ पर अप्लाई होते हैं, अर्थ के रोटेशन पर अप्लाई होता है। तो अर्थ आपका इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम? ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेना, तब समझाएंगे अच्छे से। फिलहाल पहले कुछ चीजें समझ लीजिए, जैसे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का इंक्रीज होना डिक्रीज होना ये क्या होता है, फोर्स कैसे क्रिएट होता है, तो ये सब आपको थोड़ा सा पहले समझना होगा बेटा, ठीक है ना। तब हम आप लोगों को जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लेकर चलेंगे ना, तब ये सब चीजें समझाएंगे। तो अब समझ में आ गया? बस ये याद रखना इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम मतलब जिसमें न्यूटन्स का लॉ अप्लाई अच्छे से हो जाए, और नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसमें न्यूटन्स का लॉ अप्लाई करने में थोड़ी सी आपको परेशानी आए, उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम की पहचान, तो वो फ्रेम या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा।
नॉन इनर्शियल फ्रेम की पहचान, उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट हो जाएगा या उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज तभी होता है जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। जैसे आप साइकिल चलाते हो, उसका वेलोसिटी इंक्रीज कराना होता है तो पेडल पर फोर्स लगाते हो, वेलोसिटी डिक्रीज कराना होता है तो ब्रेक पर फोर्स लगाते हो, तो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है तो वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। आप पेडल पर फोर्स लगाते हो तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में? यही कहानी होती है। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा अब हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए, ये सब चीजें जो छोटी मोटी चीजें थी वो हम आपको समझा दें। अब थोड़ा सा मोशन आपको समझना होगा कि 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन होता क्या है, समझ लो। 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर चलता है, उसे हम 1D मोशन कहते हैं। 1D मोशन, 1D मोशन में क्या होता है कि जैसे एक स्ट्रेट पाथ है, सीधी सड़क है, उस पर कोई कोई ये ट्रेन, ये बस जो है ऐसे चल रही है, ठीक ठीक है, तो बस चल रही है और यहाँ पर आप खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब इसमें ऑब्जर्वर भी होना चाहिए, ऑब्जर्वर यानी निरीक्षक, और दूसरा होता है ये आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये आपका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक आपका ऑब्जर्वर होना चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट को मतलब ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर किसी अगर ऑब्जेक्ट को देखता है और वो जो ऑब्जेक्ट जो होती है उससे एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, समझो इधर, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, तो उस कंडीशन में वो 1 डायमेंशन मोशन होता है। क्या होता है, 1 डायमेंशन मोशन होता है। जैसे एक सड़क पर खड़ा हुआ व्यक्ति एक सड़क पर जाती हुई बस को देखता है तो वो 1 डायमेंशन मोशन हो गया। अगर वही हम कहें कि अगर सड़क से साइड में अगर आप हट जाएं, सड़क से साइड में अगर आप हट जाएं और उस समय में अगर बस जा रही है तो वो 2 डायमेंशन मोशन हो जाता है। क्यों 2 डायमेंशन मोशन हो जाता है, क्योंकि सड़क पर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर देखेगा तो सीधे उससे उसका लेंथ ही बढ़ेगा, न समझे। और सड़क से साइड में होकर अगर उस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो लेंथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में साथ ब्रेथ भी बढ़ेगा, नहीं समझे। तो ऐसे मोशन को 2 डायमेंशन मोशन कहते हैं। यानी 1 डायमेंशन मोशन जिसमें केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, 2 डायमेंशन जिसमें 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो, 3 डायमेंशन मोशन जिसमें 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो। तब जैसे हम कहते हैं कि ये सड़क पर अगर ये गाड़ी चल रही है तो यहाँ पर अगर हम ऐसे वाई एक्सिस कर दे, इसको कौन सा एक्सिस कर दे, वाई एक्सिस, तो हमारा सड़क क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, ना समझे। अब यहाँ पर जब ये बस चल रही है तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट में ही चेंजिंग आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट तो जो उसका जीरो है सो जीरो है, ये है, नहीं समझे। तो इसमें केवल एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, समझ में आया। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका, कांस्टेंट है, ना समझे। तो इसलिए हम कहते हैं ये 1 डायमेंशन मोशन है जिसमें केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो। अब 2 डायमेंशन मोशन की बात की जाए तो 2 डायमेंशन मोशन देखिए, और 1 डायमेंशन मोशन को मोशन इन लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोशन इन लाइन या स्ट्रेट लाइन, ना समझ। और 2D मोशन जब बात की जाती है तो ध्यान देना बच्चों, 2D मोशन क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। ये 2D मोशन जो होता है जिसमें आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो और वाई को, स्पेशल हम लोग एक्स वाई को ही लेकर चलते हैं। जरूरी नहीं कि एक्स वाई हो सकता है, एक्स जेड भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस प्लेन में मूव कर रहा है, क्योंकि प्लेन 3 टाइप्स के होते हैं। तो 2D मोशन को मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोशन इन प्लेन, ठीक है, समझ में आया। मोशन इन प्लेन कैसे, तो एज एग्जांपल इसका सर्कुलर मोशन सबसे परफेक्ट एग्जांपल होता है। तो जैसे मान लो ये सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहोगे कि सर ये 2 डायमेंशन मोशन कैसे होगा, तो आप जानते हो कि सर्कुलर मोशन में सर्कुलर ट्रैक का एक सेंटर होता है, सेंटर को ओ लिखते हो, और यहाँ से अगर खींच दो तो ये वाई एक्सिस, और यहाँ से खींच दो तो ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी ये मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो पहला अगर हाफ साइकिल यहाँ पर देखो तो इस हाफ साइकिल में आप क्या देख रहे हो, एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वाई का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। सॉरी 1/4 साइकिल में, इस 1/4 साइकिल में, इस 1/4 साइकिल में यहाँ से यहाँ तक पूरा ये एक साइकिल है, एक साइकिल का ये 1/4 पार्ट है ना, समझे। तो 1/4 पार्ट में यहाँ पर देखते हो कि यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर अगर एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 था, घूमते हुए यहाँ पर आई तो एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर गया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो डिक्रीज होकर 0 हो गया ना, समझे। फिर इस 1/4 साइकिल में अगर देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर ऑब्जेक्ट कोई आ रही है मूव करते हुए, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ रही है मूव करते हुए, तो इस कंडीशन में आप देखते हो कि वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट भी डिक्रीज हो गया, नहीं समझे। फिर यहाँ से 1/4 साइकिल में हम देख रहे हैं यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो गया, ऊपर चला गया, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और इस 1/4 साइकिल में हम देखते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट ऑलरेडी इंक्रीज हो गया, ना समझे, और एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो चलिए हम समझाते हैं यहाँ पर कौन कैसे इंक्रीज होता है। इसको हम पोजीशन कर देते हैं ए बी सी एंड डी। डायरेक्ट हम बात करते हैं ए से सी की। ए से सी में आप देखते हो कि वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है। ए से सी सीधे वाई कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं ना, समझे। और सी से ए तक बताओ तो, सी से ए तक, सी से ए तक क्या हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर गया। मतलब सिंपल पोर्शन में हम समझा रहे हैं, नहीं तो ये 1/4 में आप लोग घन चक्कर में पड़ जा रहे हैं। अब बात करते हैं डी से बी तक। डी से बी तक हाफ साइकिल की चर्चा कर रहे हैं। तो डी से बी तक अगर आप जा रहे हो तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से होते हुए यहाँ पर आया है, तो इस कंडीशन में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या किया है बच्चों, इंक्रीज किया है। और यहाँ से बी से डी तक अगर आ रहे हो, बी से डी तक, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है बच्चों, बोलो तो डिक्रीज कर रहा है। इधर से इधर आए हो तो एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है। तो कहानी ये हो रहा है कि ये पूरे सर्कुलर मोशन में आप देख रहे हो कि एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। चाहे ऑब्जर्व आप यहाँ से करो तो या कहीं से भी करो तो आप यही देखोगे। समझ में आया। तो ऐसे मोशन जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है, उसे हम 2D मोशन कहते हैं, या इसे मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। समझ में आया, क्योंकि ये प्लेन में ही संभव है, पूरे प्लेन में। अब जैसे अगर बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, तो एक फुटबॉल मैदान में एक फुटबॉल खिलाड़ी का मोशन जो होता है 2 डायमेंशन मोशन होता है ना, समझे। 2 डायमेंशन मोशन होता है, क्योंकि वो कब किधर जाएगा वो कोई नहीं जानता है। 3D तो हो नहीं सकता है। हाँ, 3D कब होगा, जब वो जंप करके मारेगा, समझे। दौड़ते दौड़ते एक बैग जंप कर जाए तब उस समय वो 3D कर रहा है, क्योंकि जब दौड़ रहा है तो जहां से आप देख रहे हो वहां से हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन भी आपसे पढ़ सकता है या स्ट्रेट लाइन नहीं भी पढ़ सकता है। समझ में आया। मतलब जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, अगर कोई व्यक्ति वहां से दौड़ते हुए आ रहा है, ना समझे, वहां से दौड़ते हुए ऐसे आ रहा है, तो वहां से दौड़ते हुए इस लाइन में आ रहा है, तो इस कंडीशन में मतलब क्या हो रहा है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है आपसे, और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, ना समझे। अगर वही आपके सीध में कोई व्यक्ति दौड़ के आगे जाए तो वो सिर्फ उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अगर साइड से दौड़ते हुए आ रहा है तो उसका दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अगर जंप कर गया तो उसका तीसरा कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया, ना समझे। समझ में आया। जैसे एक हवाई जहाज जब लैंडिंग करने के कंडीशन में रहता है और आप साइड से देख रहे हो, तो हवाई जहाज जैसे चल रहा है और लैंडिंग करने के कंडीशन में उसका लेंथ भी चेंज हो रहा है और ब्रेथ भी चेंज हो रहा है आपसे, और हाइट भी चेंज हो रहा है। तो लैंडिंग करने के ड्यूरेशन में वो आपका 3D मोशन आपसे कर रहा है। समझ में आया। तो ये कहानी होती है कि ऐसा मोशन जिसमें 1 कोऑर्डिनेट केवल चेंज हो, केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो तो उसे 1D मोशन कहते हैं। 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो तो 2D मोशन कहते हैं, और 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो तो उसे हम 3D मोशन कहते हैं। समझ में आया। तो ये 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन समझ गए बच्चों हैं। अब चलिए सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ने को मिलेगा वो होगा 1D मोशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2D मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करना है तो नोट कीजिए बच्चों जल्दी से।